to start with BSc Chemistry Honors in Organic Chemistry Unit 1 Metals and Metallurgy Semester 2। ये इस टॉपिक का हमारी इस यूनिट का फोर्थ वीडियो है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे एलिंगम डायग्राम्स। ये एक बड़ा टॉपिक है और मेन टॉपिक भी है। तो कल हमने इसे आधा कवर किया था, आज हम इसका आगे का पार्ट कवर करने वाले हैं। एंड जो कल वीडियो में ग्राफ था वो ऑनलाइन लिया हुआ था, लेकिन ये जो आज मैंने ग्राफ यहाँ पे लगाया है ये बुक का ग्राफ है। तो इसको आप ज़्यादा प्रेफर करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। पहला टॉपिक हमारे पास टॉपिक है सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ एलिंगम डायग्राम। तो क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फीचर्स एलिंगम डायग्राम के, ये देख लेते हैं। पहला है ऑल द डेल्टा जी वर्सेस टी लाइन स्लोप अपवर्ड सिंस डेल्टा जी बिकम्स लेस एंड लेस नेगेटिव विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो डेल्टा जी होता है ये टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते इसकी वैल्यू लेस नेगेटिव होती जाती है। मतलब ये थोड़ा पॉजिटिव की तरफ जाता जाता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। और इसके सारे स्लोप अपवर्ड होते हैं, मैंने कल भी बताया था, और वो इसी रीजन से होते हैं क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू चेंज होने लग जाती है। अब जैसे ये जो, अगर हम मैग्नीशियम को कंसिडर करते हैं, मैग्नीशियम का ग्राफ -1200 से थोड़े कम पे स्टार्ट हुआ है डेल्टा जी। ये यहाँ से जाता जा रहा है ऊपर। अब आप देख रहे हो इस पॉइंट पे डेल्टा जी की वैल्यू -1000 आ गई और टेम्परेचर 710 है। इससे मैं आगे जाती जा रही हूँ, ये फिर ऊपर की तरफ जाता जा रहा है ग्राफ। और अगर हम 800 पे देखें तो इसका टेम्परेचर कुछ नियरली 1500 के आसपास है ना। तो जैसे जैसे मैं ऊपर जाती जा रही हूँ, जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है और डेल्टा जी की वैल्यू कम होती जा रही है नेगेटिव में, वैसे वैसे ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है ना। तो वही बताना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा डेल्टा जी की वैल्यू कम नेगेटिव होती जाएगी टेम्परेचर के बढ़ते बढ़ते। ठीक है। दूसरा पॉइंट है द डेल्टा जी वर्सेस टी ग्राफ्स आर स्ट्रेट लाइन अप टू द टेम्परेचर एट विच द मेटल्स रिमेन इन सॉलिड स्टेट। यहाँ पे बोल रहे हैं कि डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर का जो ग्राफ है ना, वो वहां तक स्ट्रेट लाइन रहेगा जब तक हमारा जो मेटल है वो सॉलिड स्टेट में रहेगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे CO2 का ग्राफ है, CO का ग्राफ है, कार्बन मोनोऑक्साइड का ग्राफ है, ये यहाँ पर जा रहा है ऐसे। तो इसमें पहले टेम्परेचर, मतलब जो ग्राफ था वो स्ट्रेट लाइन था, तो इसका मतलब क्यों था वो स्ट्रेट लाइन? क्योंकि जो क्योंकि ये जो मेटल था ये सॉलिड स्टेट में रहा होगा। देयर इज लार्ज चेंज इन एंट्रोपी व्हेन द मेटल अंडरगो फ्यूजन और वेपराइजेशन। अब मैंने आपको कल एंट्रोपी बताई थी, तो जो डेल्टा एस होता है वो क्या होता है? एस, एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है ना। एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है डेल्टा एस। तो यहाँ पर अगर मैं ज्यादा हीट करती जाऊंगी और मेटल्स वेपराइज होने लग जाएंगे, ठीक है, तो जो मेरी रिएक्शन है उस रिएक्शन में जो मुझे प्रोडक्ट मिल रहा होगा वो भी कहीं ना कहीं गैसियस स्टेट में आ रहा होगा। अब जब वो प्रोडक्ट भी गैसियस स्टेट में आएगा तो मेरी एंट्रोपी चेंज हो जाएगी, क्योंकि एस की वैल्यू लिक्विड और सॉलिड के लिए जीरो होती है लेकिन गैस के लिए जीरो नहीं होती। गैस के लिए जितने मोल्स यूज हो रहे हैं उतनी हम एस की वैल्यू लेते हैं। तो जो एस पी है इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, फिर एस आर की भी वैल्यू होगी। तो उससे क्या होगा? एंट्रोपी में चेंज आ जाएगा, है ना। उसके बाद दिस कंसिडरेबली चेंजेस द स्लोप्स ऑफ डेल्टा जी वर्सेस टी लाइंस। अब ऑब्वियस सी बात है अगर डेल्टा एस में चेंज आ रहा है ना, तो हमारा डेल्टा जी का ग्राफ, डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा जी इज इक्वल टू एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है। अब अगर मेरा डेल्टा एस चेंज हो रहा है ना, और तो फिर मेरी ये वाली पूरी वैल्यू चेंज होगी, टी डेल्टा एस पूरी वैल्यू चेंज होगी।
अब ये वैल्यू चेंज होगी तो डेल्टा जी भी चेंज होगा, तो इस वजह से इसके ग्राफ में भी चेंज आएगा। Thus, the slopes of HgHgO, MgMgO, and CaCaO lines change appreciably at 356 degree and 1107 degree and 1440 degrees Celsius, which are respectively the boiling points of Hg, Mg, and Ca. अब यहाँ पे उन्होंने बात की है मरकरी, मैग्नीशियम और कैल्शियम की। अब उन्होंने पहले मरकरी को देखते हैं हम। मरकरी का स्लोप देखते हैं, ठीक है। पहले बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था, टेम्परेचर आया हमारे पास 356। 356 टेम्परेचर पे आते ही मरकरी ने एक स्टीप स्लोप दिया, बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ा ये, है ना। ये क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हो सकता है कि इस पॉइंट पे मेटल कहीं ना कहीं मेल्ट हो गया हो या बॉयल हो गया हो, है ना। इस वजह से इसके ग्राफ में चेंज आया, ठीक है। दूसरा देखते हैं हम, किसका है, मैग्नीशियम का ग्राफ। मैग्नीशियम में स्लोली बढ़ रहा था, वही फिर स्टीप इंक्रीज आया एकदम से, कौन से टेम्परेचर पे, 1107 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम में भी सेम, नॉर्मली जा रहा था, एकदम से ऊपर की तरफ गया। तो ये सब क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ विच आर रिस्पेक्टिवली द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ Hg, Mg एंड कैल्शियम। हो सकता है इनका बॉइलिंग पॉइंट आ गया हो। अब इनका बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो ये बॉयल होना स्टार्ट कर देंगे। अगर ये बॉयल होना स्टार्ट कर देंगे तो फिर इनके इनकी एंट्रोपी चेंज हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि इनके वेपर्स फॉर्म होंगे। अब वेपर फॉर्म होंगे तो गैस स्टेट में होंगे। अब गैस स्टेट बढ़ा तो हम देखेंगे कि जो एंट्रोपी थी यहाँ पे, Sp था, ये बढ़ने लग जाएगा। अब ये बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू कम नेगेटिव हो जाएगी। जब ये कम नेगेटिव होगा तो डेल्टा जी की वैल्यू में चेंज आ जाएगा। इस वजह से इन्होंने एक चेंज दिखाया अपने ग्राफ में। नेक्स्ट पॉइंट है, विथ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन टेम्परेचर a state would be reached when the delta g versus t graphs cross the delta g is equal to 0 line। ये हमारे पास ना डेल्टा g is equal to 0 की लाइन है जो थोड़ी सी डॉटेड है। तो बोल रहे हैं कि जब हम टेम्परेचर को एकदम से बढ़ाते जाएंगे ना तो एक स्टेट आएगा जहाँ पे जो ये वाली लाइन है, डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 वाली लाइन है, ये क्रॉस कर देंगे मेटल ऑक्साइड्स। बिलो दिस टेम्परेचर डेल्टा जी इज नेगेटिव। इस टेम्परेचर के नीचे तो डेल्टा जी नेगेटिव ही रहता है। इट मीन्स द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड्स आर नेगेटिव। मतलब जो इनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन है, जो बनने में हीट हीट प्रोड्यूस हो रही है, वो नेगेटिव ही है, या फिर हीट यूज हो रही है फॉर्मेशन में, वो नेगेटिव चल रही थी अभी। एंड हेंस द ऑक्साइड्स फॉर्म्ड आर स्टेबल। इसलिए जो ऑक्साइड्स बन रहे थे वो स्टेबल बन रहे थे। Above these temperature, delta G would be positive and the oxides formed would therefore be unstable। इस टेम्परेचर के बाद जो डेल्टा जी है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो ऑक्साइड बनेंगे वो अनस्टेबल बनेंगे। अब जब वो ऑक्साइड अनस्टेबल होंगे तो वो मेटल और ऑक्सीजन में टूट जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू एलिंघम डायग्राम, all oxides should be decomposed to give the metal and oxygen, provided the temperatures are sufficiently high at which delta G becomes positive. Such temperatures are in practice not easily attainable। बोल रहे हैं कि एलिंघम डायग्राम को अगर हम देखें तो इसके हिसाब से सारे ऑक्साइड जो है वो डिकम्पोज हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि इस टेम्परेचर को अटेन करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब इन प्रैक्टिस फिजिकली इस टेम्परेचर को अटेन करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए ये नहीं हो पाता है। डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है उस टेम्परेचर पे, इसलिए इसको थोड़ा अटेन करना मुश्किल होता है, इसलिए नहीं पॉसिबल होता। द HgHgO and AgAg2O lines however cross the delta G is equal to 0 line at temperatures which are easily attainable. These oxides therefore decompose easily to give the metals। लेकिन हमारे पास दो मेटल्स हैं, कौन सा है, मरकरी है और सिल्वर है। ये क्या करते हैं, ये डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 की लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये ए जी ने क्रॉस किया, ये एच जी ने क्रॉस किया। ये क्रॉस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये बाद में डिकम्पोज होके मेटल भी दे देंगे।
ये इजीली मेटल्स को प्रोवाइड कर देते हैं. दिस इज द रीजन वाई Hg एंड Ag आर ऑब्टेन्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ देयर ऑक्साइड. यही रीजन है जिसकी वजह से ये हमें अपने ऑक्साइड्स में से थर्मल डिकम्पोजिशन से ही मिल जाते हैं. सो नेक्स्ट वी आर हैविंग next point is quite frequently one metal is used to reduce the oxide of another metal. For example, aluminium is used to reduce Cr2O3 to Cr. Any metal would reduce the oxide of other metal which lie above it in the Ellingham diagram. आजकल क्या किया जा रहा है, एक मेटल को दूसरे मेटल ऑक्साइड में डालते हैं उसके ऑक्साइड में से उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए. ठीक है, जैसे एक मेटल को हम यूज कर रहे हैं दूसरे के ऑक्साइड में डाल के उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए. जैसे हम एल्यूमिनियम को यूज कर रहे हैं क्रोमियम के ऑक्साइड में डाल के क्रोमियम निकालने के लिए. ठीक है, मतलब हम क्या करते हैं Cr2O3 लेते हैं उसमें एल्यूमिनियम डाल देते हैं. ठीक है, और फिर हम क्रोमियम को वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और एल्यूमिनियम अपना ऑक्साइड बना लेता है Al2O3 करके. ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एल्यूमिनियम का यूज किया. ठीक है, एल्यूमिनियम हमारे पास मेटल फॉर्म में था, हमने उसका यूज किया, किसी दूसरे ऑक्साइड में उसको डाला और उस दूसरे ऑक्साइड में डाल के उस ऑक्साइड में से मेटल को निकाल लिया और एल्यूमिनियम ने उसके साथ ऑक्साइड बना लिया. ठीक है, as can be seen from the Ellingham diagram, the delta G versus T graph for the oxidation of carbon is typical in itself. Two reactions are possible for the reaction of carbon with oxygen. अब ये जो एलिंगम डायग्राम था ना, इसमें आप देखो, एक मिनट, ये कार्बन था, पहले एक रिएक्शन हुई, 710 डिग्री सेल्सियस के बाद एक और रिएक्शन हुई है. तो यहाँ पर दो रिएक्शंस हो रही हैं. ठीक है, तो ये जो दो रिएक्शंस हैं ये क्यों हो रही है या फिर कैसे हो रही हैं ये देख रहे हैं हम इसमें पॉइंट में. पहली रिएक्शन हुई कार्बन प्लस ऑक्सीजन, CO2 मिला. दूसरी हुई टू कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दो CO मिले, दो कार्बन मोनोऑक्साइड मिले. In the first reaction, there is practically no change in entropy because the volume of CO2 produced is the same as the volume of O2 used. फर्स्ट रिएक्शन में एंट्रोपी में कोई भी चेंज नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जितने वॉल्यूम हमने CO2 का यूज किया उतना ही वॉल्यूम हमने O2 का यूज किया. As a result, the delta G versus T graph for C to CO2 reaction is practically horizontal as shown. यहाँ पर जो ग्राफ था C से लेकर CO2 तक का, ये प्रैक्टिकली हॉरिजॉन्टल पाया गया, एक्सपेरिमेंटली तो नहीं, प्रैक्टिकली हॉरिजॉन्टल ही पाया गया. तो उसके बाद the second reaction is accompanied by an increase in entropy because one volume of water produced two volumes of CO since delta S is positive hence. अब दूसरी रिएक्शन में क्या हुआ, दूसरी रिएक्शन में हमने दो वॉल्यूम यूज किए हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो हमारा डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव हो चुका है. अब डेल्टा जी गोज ऑन बिकमिंग मोर एंड मोर नेगेटिव विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जो डेल्टा जी है अब ये बहुत ज्यादा नेगेटिव होता जा रहा है. टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते डेल्टा जी नेगेटिव होगा अब. As a result, the delta G versus T graph for the secondary reaction slopes downward as shown. इसीलिए क्योंकि हमने जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया बाद में तो ये ग्राफ नीचे की तरफ गिरने लगा. क्यों गिरा? डेल्टा इसकी वैल्यू में चेंज आने से. अब जो डेल्टा जी की वैल्यू है ना, अगर एक तरह से देखा जाए तो ये बेसिकली डिपेंड कर रही है डेल्टा एस की वैल्यू पे. जैसे जैसे वो चेंज हो रही है वैसे वैसे ये भी चेंज हो रही है. तो जब जैसे डेल्टा जी यहाँ पे डिक्रीज करने लग गया, आपने सारे ग्राफ देखे और सब में ये ऊपर जा रहा था लेकिन इसमें ये डिक्रीज करने लग गया. ये क्यों हुआ? क्योंकि डेल्टा एस की वैल्यू चेंज हो गई. डेल्टा एस की वैल्यू इसलिए चेंज हुई क्योंकि हमने यहाँ पे मोल्स ज्यादा कर दिए. ठीक है, तो हमारा डेल्टा एस पॉजिटिव हो गया था, इसलिए हमारा डेल्टा जी और ज्यादा नेगेटिव हो गया. As a result, the delta G versus T graph for the secondary reaction slopes downward as shown. इसीलिए वो डाउनवर्ड गया, मैंने आपको दिखा दिया. The two graphs cross at about
710 degrees Celsius. Below these temperature, carbon reduces metal oxides to metal which lie above the horizontal line in Ellingham diagram. अब वो बोल रहे हैं कि जो 710 डिग्री सेल्सियस से पहले का ग्राफ है ना कार्बन का, उसमें जो कार्बन है ना, वो अपने से ऊपर वाले सारे मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा। कौन कौन है इससे ऊपर? पहले हमारे पास है कॉपर, सिल्वर, मरकरी। ये सबको रिड्यूस कर देगा, इन तीनों को, क्योंकि ये इसके ऊपर लाया कर रहे हैं। और ये हमने कल भी पढ़ा था कि जिस मेटल ऑक्साइड को हम देख रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर जितने भी मेटल ऑक्साइड है वो उन सबको रिड्यूस कर देगा, है ना। उसके बाद above 710 degrees Celsius, reduction of oxides result in the formation of carbon monoxide. Since the delta G line for carbon to carbon monoxide slopes downward, it would eventually cross all the metal oxide graphs and would lie below all of them. This implies that in principle, carbon can be used for reducing any metal oxide to metal provided a sufficiently high temperature is made available for the purpose, but sometimes it is difficult to attain such high temperatures and therefore other techniques are used for the reduction of the metal oxides. अब कह रहे हैं कि बाद में क्या हुआ, 710 डिग्री सेल्सियस के बाद जो स्लोप था वो डाउनवर्ड चला गया। उसके डाउनवर्ड जाने से क्या हुआ कि अब वो उन सब ग्राफ्स के नीचे लाई कर रहा है। अब वो किसी भी मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है ना, क्योंकि वो सबके नीचे आ चुका है। लेकिन उसको टेम्परेचर बहुत हाई चाहिए, क्योंकि अभी देखो, अभी वो उसको क्रॉस ही कर रहा था सिर्फ, है ना। अब क्रॉसिंग पे तो नहीं चलेगा काम, मतलब इसको इसके और नीचे जाना पड़ेगा कि इस लाइन के ये नीचे चला जाए, है ना, तब ये सबको रिड्यूस कर देगा। पर बात यह है कि उसको उतना टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट वी हैव इज, it can be concluded from the above discussion that HgO and Ag2O can be reduced to their respective metals simply by heating, since the temperature at which delta G for the oxidation reaction HgO and Ag2Ag2O becomes positive. कह रहे हैं कि जो मरकरी मरकरी का ऑक्साइड है और सिल्वर का ऑक्साइड है, उनको हम सिंपली हीट करके अपने रिस्पेक्टिव मेटल्स में रिड्यूस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इनका जो डेल्टा जी है उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, एंड हेंस डेल्टा जी फॉर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन HgO and Hg and Ag2O to Ag becomes negative are easily attained. अब हम उल्टा जा रहे हैं, पहले हम इसके मेटल से ऑक्साइड में जा रहे थे, अब हम ऑक्साइड से मेटल में जा रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि अब क्या होगा, अब वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और ये भी इजीली अटेन हो जाएगी। The process in which the metal is obtained simply by heating the oxide ore to an easily attainable temperature is called pyrometallurgical process. अब ये प्रोसेस जिसमें हम मेटल को सिंपली ऑब्टेन कर पा रहे हैं, उसके ऑक्साइड को हीट करके एक अटेनेबल टेम्परेचर पे, जो टेम्परेचर हम इजीली अटेन भी कर सकते हैं, उस टेम्परेचर पे हम हीट करके उसके ऑक्साइड में से मेटल को इजीली निकाल पा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पायरोमेटलर्जिकल प्रोसेस। सो दिस इज इट फॉर टुडे। हमारा इलिंघम डायग्राम का टॉपिक आज खत्म हो चुका है, एंड tomorrow we will be completing this chapter, so stay tuned, and if you like the video, do like and subscribe. Thank you.